बैठ जाओ। बैठो सारे। वो कहाँ गया? फरीद क्या नाम है उसका? कहाँ का है? आया नहीं आज? चलो पढ़ रहे हैं। बस बैठ जाओ सब लोग। पढ़ें। ठीक है भाई, तो इतना दूर बैठे हो दोनों, आगे आओ पहले। पीछे कौन बैठा है वो? आ गया? नहीं नहीं, वहां बैठ। उधर उधर आ गया। आगे आगे। यहाँ बीच में जगह है ना, यहाँ से भी दिखेगा ये वाला बोर्ड। ये वाला बोर्ड दिखेगा ना? ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जल्दी। संजय वहां से खड़ा हो, इधर आ। क्लास से निकाल दूंगा नहीं तो तुझे मैं। जल्दी आ गया। बोर्ड पे ध्यान रखेंगे सब लोग। बोर्ड पे ध्यान रखेंगे। बोर्ड पे ध्यान रखो। बस बोर्ड पे ध्यान रखो सब लोग। जल्दी जल्दी से करते हैं इसको। देखो, पहला टॉपिक हमने प्रोडक्टिविटी पढ़ा। ठीक है, एनसीईआरटी कह रही है कांस्टेंट सोलर इनपुट बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर एनी इकोसिस्टम को टू फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब सनलाइट हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में हमने बोला था सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए किसी भी इकोसिस्टम को। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ बायोमास, amount of biomass of organic matter produced per unit area over the time period by plant during photosynthesis। क्लियर है? बोर्ड पे ध्यान रखो बेटा, बोर्ड पे ध्यान रखो। हम यहां पर कह रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? अमाउंट ऑफ बायोमास है किसका? ऑर्गेनिक मैटर का, जो पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड, सही है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस में कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मास बन रहा है हमारे पास, और इसको हम नाप रहे हैं ग्राम -2 लिखा हुआ है किलो कैलोरी। एक्चुअल में 1 ग्राम पर मीटर होना चाहिए। हाँ हाँ, किलो कैलोरी। कुछ एनसीईआरटी में चेंज होगा, है ना तुम्हारे वाले? ठीक है, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में चेंज हो चुका है। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को क्या कह रहे हैं? प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं। ठीक है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्लियर है? अब ये देखो किस लिए होता है? टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। यही पढ़ा था हमने। हम प्रोडक्टिविटी क्यों निकालते हैं? कंपेयर करने के लिए। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो में,
ग्रॉस और नेट में, ग्रॉस और नेट में। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इन इकोसिस्टम इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब किस रेट से ऑर्गेनिक मैटर बना और किस रेट से इंक्रीज हुआ। सुन लो ध्यान से, ये रेट है नया मैटर बनने का, और कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ उसको एनपीपी बोलते हैं। सही है। अब कह रहा है कि कंसीडरेबल मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जीपीपी क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, किसमें, रेस्पिरेशन में। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस को क्या बोलते हैं, एनपीपी बोलते हैं। ठीक है। आप देखो एनपीपी अवेलेबल होती है कंजम्पशन फॉर हेट्रोट्रॉफ्स, यहां पर लिखा है हर्बीवोर और डीकंपोजर, मतलब प्लांट को या तो हर्बीवोर खाता है या डीकंपोजर उसे डीकंपोज कर देता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। देख लो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब सुन लो ध्यान से, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में नेट ग्रॉस नहीं होता, सिर्फ नेट आता है वो, उसमें ग्रॉस रॉस रेस्पिरेशन लेस लेस वो लॉस माइनस करके ही निकालते हैं। क्लियर है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कितना बायोमास बढ़ा, किसका, कंज्यूमर का, वो चाहे हर्बीवोर हो चाहे कार्निवोर हो। क्लियर, चाहे हर्बीवोर हो चाहे कार्निवोर हो। क्लियर, आगे आ जाते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ प्लांट पर, यस, एरिया पर डिपेंड कर रही है, ये रहा एनवायरमेंटल और न्यूट्रिएंट्स वगैरह, एक फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, ये रे। क्लियर है। अब देखो क्या बोल रहा है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज 170 बिलियन टन, उसमें से 70% क्या है, 70% एरिया में कौन है, ओशियन। यस, ओशियन की है कितनी, 55 बिलियन टन। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब आप ये देख लो किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, लैंड की ज्यादा है। रीजन बता दिया, लैंड पे प्रॉपर स्ट्रेटिफिकेशन दिखता है, ओशियन में नहीं होता। ठीक है। एक चीज मैंने आपको जो पूछा था वो ये बोला था कि एक ओशियन इक्वेटर पे है और एक ओशियन यहाँ टेम्परेट पे है। यहां पर जो टेम्परेट ओशियन होते हैं यहां वाले को ट्रॉपिकल कहते हैं। अगर लैंड की बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है उसकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है टेम्परेट फॉरेस्ट से। लेकिन जब ओशियन की बात करते हैं तो जरा समझो, ये पानी है मेरे पास, ध्यान सुनेंगे। ओशियन में क्या होता है, ध्यान सुनेंगे, ओशियन में क्या होता है, एक खास चीज देखो। अगर मैं बात करता हूं पानी में प्रोडक्टिविटी की, तो मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं पानी के लिए, याद करो एल्गी में बताया था। एक मुझे लाइट चाहिए और दूसरा मुझे मिनरल चाहिए, याद आया किसी को। एक मुझे लाइट चाहिए, दूसरा मिनरल चाहिए पानी में प्रोडक्टिविटी के लिए। होता यह है कि जो ओशियन इक्वेटर के पास होता है उसमें मिनरल नीचे बैठ जाते हैं, लाइट तो आती है, मिनरल नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन जो टेम्परेट ओशियन होता है, टेम्परेट ओशियन में सीजन्स आते हैं। सीजन्स का मतलब अभी ऊपर पानी वार्म है, नीचे का कोल्ड है, फिर ऊपर का कोल्ड नीचे का वार्म हो जाएगा, चीजें घूमने लगेंगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। एक्चुअल में क्या होता है, टेम्परेट ओशियन का पानी घूमता है नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर का पानी गर्म है नीचे का ठंडा, फिर बाद में ऊपर का ठंडा हो जाएगा नीचे का गर्म, पानी ऐसे घूमता है, उससे मिनरल नीचे से ऊपर मूव करते हैं। इसलिए टेम्परेट ओशियन में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल में क्यों नहीं होती, क्योंकि ऊपर का पानी हमेशा ही गर्म रहेगा, इक्वेटर है ना, ऊपर का पानी हमेशा क्या रहेगा, गर्म रहेगा, नीचे का पानी हमेशा ठंडा रहेगा। मिनरल कुछ टाइम के बाद नीचे बैठ जाता है। तो ऊपर लाइट है पर मिनरल नहीं है, नीचे मिनरल है पर लाइट नहीं है। क्लियर है। ठीक है, पर ये आपसे पूछेगा नहीं कभी, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। याद रखें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट, ओशियन में उल्टा है। ठीक है। अब सेकेंड चीज जो हम पढ़ रहे हैं आज वो है डीकंपोजिशन। सबसे पहले डीकंपोजिशन की परिभाषा सुनो। डेफिनेशन है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक इनटू इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनटू इनऑर्गेनिक। हाँ भाई एक मिनट मेरी बात सुने ध्यान से। ऑर्गेनिक इनटू इनऑर्गेनिक तो रेस्पिरेशन भी होता है, फिर इसमें और उसमें क्या फर्क है।
कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक इंटू, देखो इनऑर्गेनिक इंटू ऑर्गेनिक फोटोसिंथेसिस है, तो ऑर्गेनिक इंटू इनऑर्गेनिक तो रेस्पिरेशन है, यहाँ डेड मटेरियल है। दूसरा है ये सेल के अंदर नहीं हो रहा है, वो सेल के बाहर, ये समझ में आ रहा है? ये कहां कर रहे हो आप? आउटसाइड सेल कर रहे हो, आउटसाइड सेल कर रहे हो ये, यस, इसलिए ये डिकम्पोजिशन है। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, क्या एक चीज होती है डेट्राइटस, कोई भी डेड चीज, डेड हमारे पास प्लांट, उसकी स्टेम लीफ, समझ में आ रहा है? स्टेम लीफ एंड डेड एनिमल एक्सक्रीटा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम क्या बोलते हैं? डेट्राइटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेट्राइटस। अर्थवर्म क्या होता है? डेट्राइटिवोर होता है, जो उसे खाता है। तो अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म क्या है? डेट्राइटिवोर है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेट्राइटस खा जाता है। बोर्ड पर फोकस रखो। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेट्राइटस खा जाता है, उसका नाम क्या है? डेट्राइटिवोर। कितने लोगों को लिटर का मीनिंग पता है? लिटर, LITTER, कचरा। कचरे में प्लास्टिक भी आएगा, बाकी चीजें भी आएंगी। डेट्राइटस ऑर्गेनिक होता है, सही है? डेट्राइटस कैसा होता है? ऑर्गेनिक होता है। कचरा इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है। अब देखो, हमारे पास अर्थवर्म क्या होता है? डेट्राइटिवोर होता है, सही है? वो ब्रेक करता है डेट्राइटस को पीसीज में, ब्रेक करता है डेट्राइटस को पीसीज में, यस, डेट्राइटस इनटू पीसीज, यस। अब सुनेंगे ध्यान से, ध्यान सुनेंगे। हम डिकम्पोजिशन के स्टेप पढ़ेंगे, 5 स्टेप हैं। जो जो पॉइंट्स बता रहा हूं ध्यान से सुनना, एक दो चीजें ऐसी हैं जो गड़बड़ करके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको जरा समझो। मेरे पास ये डेड लीफ है, ध्यान सुनेंगे, ये डेड लीफ वगैरह है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहले पहले लिखो मत, देखो इधर, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं ऐसे, इस तरीके से छोटे छोटे पीस में तोड़ते हैं ऐसे। इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। समझो, इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है मैंने डेट्राइटस को, जो डेड है, उसको किस में तोड़ दिया? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। आप सुनो ध्यान से, जब मैं किसी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ूंगा तो कुछ ना कुछ मिनरल रिलीज होता है उसका। अब जो मिनरल रिलीज होता है फ्रेगमेंटेशन के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? लीचिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। तो मेरे पास लीचिंग क्या होता है सुनेंगे सब। लीचिंग का मतलब होता है कि कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल, हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल यहां नीचे आ गए। अब सुनेंगे ध्यान से, लीचिंग में कौन सी चीज मूव करती है? इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल। क्या चीज? इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल आयंस, जिनको आप मिनरल्स कह रहे हो, यस, वो नीचे चले गए। आप सुने, इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल आयन नीचे चले गए और वो मिट्टी की किसी लेयर पर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। यहां पर ये आयंस यहां इकट्ठे हो जाते हैं और अनअवेलेबल सॉल्ट की तरीके से, सही है? तो लीचिंग में क्या हुआ है बेटा? लीचिंग में क्या हुआ है? इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल आयंस क्या हुए हैं? वो क्या हुए हैं? नीचे गए हैं, मूव इनटू सॉइल, सही है? कहां गए? नीचे गए हैं, मूव इनटू सॉइल एंड प्रेसिपिटेट हो गए हैं एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट, एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट। इसका क्या मतलब हुआ? ये प्लांट के लिए यूज नहीं कर सकता। कुछ मिनरल टूट के बहुत नीचे चले जाते हैं पानी के साथ बह के, ठीक है, और वो सॉइल की टॉप लेयर पे लग जाते हैं, जो पत्थर होता है उसके जस्ट ऊपर, वो अवेलेबल नहीं होते। क्यों? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में क्या है, मिनरलाइजेशन में फास्ट मूव करते हैं। मिनरलाइजेशन में क्या होता है बेटा? हमारे पास मिनरल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, प्लांट उन्हें ले नहीं पाता। प्लांट तब ले पाता है मिनरल्स, तब ले पाता है जब धीरे धीरे चीजें रिलीज हो रही हो। क्लियर है? ये चीज में कोई चीज टूट के अगर धीरे धीरे रिलीज होगा तो प्लांट्स ले पाता है। क्लियर? यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? आयंस जो गए वो नीचे चले गए और एज अ अनअवेलेबल, मतलब प्लांट की रूट्स के पास अवेलेबल नहीं है। इसको हमने लीचिंग बोल दिया। अब सुनेंगे, इसके बाद हमारे पास तीसरा प्रोसेस है
जिसको हम कैटाबोलिज्म कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म कौन करता है? फंजाई और बैक्टीरिया। एक्चुअल में क्या हुआ है कि कोई मरी हुई चीज है, उसको अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उस पर फंजाई और बैक्टीरिया काम कर पाता है। एक बड़ी लीफ है, उसको अर्थवॉर्म ने टुकड़ों में काट दिया, फ्रेगमेंटेशन कर दी, हर टुकड़े पर काम कर सकता है बैक्टीरिया और फंजाई। क्यों? क्योंकि उसका क्या बढ़ गया है? सरफेस एरिया। क्या बढ़ गया है? सरफेस एरिया। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म के बाद जो चीज बच जाती है, ये अनडाइजेस्टेड है थोड़ा सा। ये क्या है? अनडाइजेस्टेड है। अब ये जो अनडाइजेस्टेड है, ये धीरे धीरे, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता है एक ब्लैक कलर के मास में। इसको ह्यूमस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस कहते हैं। देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ध्यान सुनना। एनसीईआरटी कहती है फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टुकड़ों में टूटना, लीचिंग का मतलब है मिनरल नीचे चला गया, कैटाबोलिज्म का मतलब है उस पे फंजाई और बैक्टीरिया काम कर रहा है। एनसीईआरटी कह रही है कि पहले 3 प्रोसेस डेट्राइटस पे चलते हैं, अब 2 प्रोसेस सॉइल में चलते हैं। इसका मतलब अभी ये लीफ, अभी ये चीज और ये अभी सॉइल का पार्ट नहीं बने, सॉइल की ऊपरी परत पर प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? ह्यूमस सॉइल का हिस्सा होता है, जिसे हम कहते हैं टॉप ऑर्गेनिक लेयर। टॉप ऑर्गेनिक लेयर। ये वाली बात समझ में आई? तो हमारे पास क्या बन गया? ह्यूमस बन गया। तो ह्यूमस कैसा होता है? ब्लैक, ब्लैक होता है, कोलोइडल होता है, और माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है। जल्दी से कोई इसे तोड़ नहीं सकता। माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है, पर स्लो डिकम्पोज करता है। कैसे डिकम्पोज करता है? स्लो डिकम्पोज करता है। जब धीरे धीरे टूटेगा तो वो मिट्टी में, बेटा वो मिट्टी में मिनरल रिलीज करेगा धीरे धीरे। वो प्लांट ले पाता है, प्लांट उसको ले पाता है बेटा। अगर वहां पर मिनरल रिलीज कर रहा है तो प्लांट इसको ले पाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? मिनरलाइजेशन बोल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। इसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन क्या होता है? हमारे पास जो ह्यूमस है वो धीरे धीरे डीकंपोज होना चालू कर देता है। हमारे पास जो ह्यूमस है वो धीरे धीरे डीकंपोज करना चालू कर देता है, और डीकंपोज करके वो जो सॉल्ट बनाता है उसको प्लांट ले पाता है। रीजन क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे टूट रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? लीचिंग में क्या हो रहा है? तेज हो रहा है। अब यहां पे जरा बात सुनेंगे ध्यान से। आपको ये पता है कि हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, सारे फर्टिलाइजर प्लांट नहीं ले पाता। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? सुनो, मैन्योर और फर्टिलाइजर में प्रॉब्लम कहां है? फर्टिलाइजर क्या होते हैं? हम खेत में ऐसे ही फेंक देते हैं, उसमें से मैक्सिमम लीच करके या तो ग्राउंड वाटर या मिट्टी की डीप लेयर में चला जाता है, उसमें से बहुत कम परसेंट प्लांट ले पाता है। मेन्योर क्या होता है? मेन्योर, गोबर की खाद, वो ह्यूमस बनाता है। ह्यूमस में डीकंपोजिशन बहुत धीरे चलता है, मिनरल धीरे धीरे रिलीज होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। क्लियर है? पहले देखो प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब कोई इकोसिस्टम खराब होता है ना, तो ऐसे ही प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ऐसे आ रही है कि गांव में लोगों ने कैटल रखने कम कर दिए हैं, उससे गोबर का अमाउंट कम हो गया है। सही है? उससे 2 प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि उनको अब गेहूं से भूसा नहीं चाहिए, एक ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो खेत में ही कटवा देते हैं, वहीं छोड़ देते हैं, या तो या कुछ जो होता है उसका। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है, हाथ जला देते हैं, या तो नहीं, अगर उसको जलाना नहीं पड़ता ना, उसको अगर घर में जरूरत होती तो। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, उनके पास गोबर की खाद उतनी अवेलेबल नहीं है, तो और उसको फिर डिकम्पोज करने का समय नहीं है उनके पास, जगह अवेलेबल नहीं है, कहाँ डिकम्पोज करेंगे। पहले होता था ना, खेत के एक एरिया में दबा देते थे, है ना, फिर उसके बाद उसको कुछ साल के बाद खोद के निकालते थे, दूसरे एरिया में दबा रहे होते थे। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने इंस्टेंट सोल्यूशन देख लिया है, फर्टिलाइजर डालेंगे। वो इकोसिस्टम खराब हो गया, जस्ट की कैटल नहीं रख सकते। उसने दोनों जगह से हार्म किया है। एक, उसने वो जो मतलब गेहूं था उसका वो चीज यूज करने का वो खत्म हो गया। दूसरा, उनको वेस्ट नहीं मिल रहा है जिसको यूज कर सकते हैं। उससे मिट्टी को नुकसान क्या पहुंच रहा है? एक टाइम के बाद उसकी पीएच खराब हो जाएगी, क्योंकि वो सॉल्ट है। सॉल्ट या तो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा। समझ आ रहा है? तो उससे पीएच खराब हो जाएगी सॉइल की।
टाइम धीरे धीरे। दूसरा एक प्रॉब्लम और आ रही है, वो नीचे से पानी निकाल के खेती कर रहे हैं, पानी उड़ जाता है, नमक रह जाता है मिट्टी में। नीचे का पानी खा रहा है, बारिश का पानी तो फ्रेश आता है, नीचे जमीन का पानी खा रहा है ट्यूबवेल वाला, ठीक है। कुछ जगह ठीक निकलता है, कुछ जगह खारा निकल रहा है। तो खारा थोड़ा बहुत तो है ही, वो खारा पानी आप फील्ड में डाल देते हैं, नॉर्मल इरिगेशन है, फील्ड में फैला दिया, पानी इवेपरेट कर गया, नमक में बनाया गया। लंबे समय के बाद मिट्टी की क्या चेंज हो जाएगी, पीएच चेंज हो जाएगी। इसका एक ही सोल्यूशन है, अगर जमीन का पानी यूज करना, ड्रिप इरिगेशन करो, ताकि अब कम पानी यूज करो। समझ आ रहा है? कॉस्ट, वही तो कह रहा हूं ना, फार्मिंग कॉस्ट इंक्लूसिव इंडस्ट्री है। पहले फार्मर मेहनत करके वो कॉस्ट हटा लेता था, अभी फार्मर एफर्ट नहीं करता तो उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब हमारे पास टोटल कितने स्टेप हो गए, देखो टोटल हो गए फर्स्ट, सेकंड, तीनों साथ चलेंगे, फोर्थ और फिफ्थ साथ चलेंगे। समझ आया भाई? मेरे को बताओ, ऐसा ऐसा होगा, पहले अर्थवॉर्म सारे पूरी लीफ अच्छे से तोड़ देगा, फिर फंजाई आएगा, उसने थोड़ी भी तोड़ी होगी, फंजाई लग जाएगा उस पर। सही है ना? ऐसा थोड़ी कि वेट करेगा आप दूसरा स्टेप करेंगे, ऐसा होता है? ठीक है। स्टिल ये दोनों कब चलेंगे, क्या जैसे टूटा नीचे भी जा रहा है, उस पर फंजाई भी लग जाएगी, वेट थोड़ी करेगी, फंजाई तो इस पे भी लगी होगी और उसे सरफेस एरिया नहीं मिल रहा। यस। दूसरा, बाहर क्यूटिकल है, सही है, नहीं काम कर पा रहा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सबसे पहले हमने क्या लिखा बेटा फ्रेगमेंटेशन में, हम क्या कर रहे हैं, हाँ, तो हम डेट्राइटिव ओर को छोटे पीसेस में तोड़ रहे हैं। तो डेट्राइटिव ओर को ब्रेक किया हमने, किसमें ब्रेक किया, किसमें, पीसेस में। यस, फ्रेगमेंट में। कौन करेगा? अर्थवॉर्म कर सकता है, इसलिए फार्मर का फ्रेंड बोल रहे हैं उसको। लीचिंग हमने बता दिया। कौन से मिनरल जाएंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मिनरल लीच डाउन, लीच डाउन इन सॉइल। यस। कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, एंजाइमेटिक डाइजेशन बाय फंजाई, एंजाइमेटिक डाइजेशन बाय फंजाई और बैक्टीरिया, बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया। कैसा डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर? अरे बोलो हाँ ना, हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है, अबव थ्री प्रोसेस एक साथ होते हैं। अबव थ्री प्रोसेस कहां होंगे, एक साथ, अकर टुगेदर, किस पे, ऑन डेट्राइटस, लिखती है एनसीईआरटी इसको। उसके बाद अनडाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ह्यूमस में। अनडाइजेस्टेड ऑर्गेनिक कन्वर्ट हुआ किस में, कन्वर्ट हुआ किस में, ह्यूमस में, इनटू ह्यूमस। मिनरलाइजेशन, ह्यूमस भले ही कितना रेजिस्टेंट हो, स्लो डिकम्पोज करेगा, ह्यूमस ऑल्सो डिकम्पोज स्लो, ह्यूमस ऑल्सो डिकम्पोज स्लो। कैसे डिकम्पोज करेगा, स्लो डिकम्पोज करेगा, ठीक है। सर्व एज रिजर्वायर ऑफ मिनरल, यस, रिजर्वायर ऑफ मिनरल, मिनरल का रिजर्वायर है। अब सुने ध्यान से, अब ये वाला जो प्रोसेस है अबाउट टू, कहां होंगे, सॉइल में होंगे, अकर इन सॉइल। सॉइल की कौन सी लेयर, सॉइल की कौन सी लेयर, टॉप ऑर्गेनिक लेयर, वहां हो रहे होंगे। अब सुनेंगे सब लोग, आपने शायद देखा नहीं होगा, अभी क्या हो गया है, कुछ रिसर्च जो एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने एक बॉटल में बैक्टीरिया होता है कुछ, उसको वो गुड़ के पानी में मिक्स करते हैं, नहीं पता होगा आपको, ये देख लेना उसको, उसकी वीडियोस भी बहुत सारी। वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया कुछ, उसको इनोकुलम की तरह यूज करते हैं, जैसे दही जमाने के लिए वो यूज करते हैं ना, थोड़ी सी दही, है ना, ठीक है, हाँ, जो भी है छोड़ो। वो उसमें क्या आता है, उस बॉटल में बैक्टीरिया होते हैं, उन वो क्या करते हैं, 100 लीटर के आसपास पानी लेके उसमें गुड़ घोल लेते हैं, तो गुड़ जो होगा उसको सोर्स ऑफ शुगर होगा, उसमें उसको डाल देते हैं,
कुछ टाइम के बाद एक सोल्यूशन बन जाता है बैक्टीरिया का। अब उसको वो क्या करते हैं, फील्ड में जहां पर उन्होंने पुराने प्लांट काट के छोड़े हुए थे या कहीं पर ऐसे बॉक्स उसमें गड्ढे में प्लांट एक्सक्रीटा सब इकट्ठा किया हुआ था, वहां पर वो पानी डाल देते हैं। वो बैक्टीरिया डीकम्पोजिशन की स्पीड बढ़ा देते हैं। जो ह्यूमस बनने की स्पीड है ना, हम नॉर्मली क्या करते हैं, 1 साल 2 साल गांव में छोड़ा जाता है उसे, उसके बाद उसको यूज कर पाते, वो ब्लैक हो जाता है पूरा। लेकिन वहां पर क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन की क्या बढ़ा देते हैं, वो स्पीड बढ़ा देते हैं। समझ आ रहा है ये बात? क्लियर है? शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। ये एक बॉटल आती है, रेड कलर की होती है वो, ठीक है, उसको यूज करते हैं गांव में, अब यूज कर रहे हैं। ठीक है? समझ आ गया सबको? लिख लो जल्दी से बेटा, नोट कर लो जल्दी से। नोट करने से पहले एनसीईआरटी पढ़ लो अगर पढ़ सकते हो तो, या नोट कर लो जल्दी से। फ्रेगमेंटेशन का मतलब मड़ी हुई लीफ को तोड़ना टुकड़ों में। डेट्राइटिवोर ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू डेट्राइटस। डेट्राइटिवोर बेटा, हाँ, ये कैटाबोलिज्म वाला। बेटा तुम लोग बात कर रहे हो, संजय तू ही बात कर रहा है। बेटा लीचिंग में दोनों में इनऑर्गेनिक मिनरल जाते हैं। लीचिंग फास्ट होता है और मिनरलाइजेशन स्लो होता है। लीचिंग से मिनरल जाता है अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह, मिनरलाइजेशन से वो अवेलेबल हो जाता है प्लांट को, क्योंकि स्लोली रिलीज होता है। ठीक है? तो हमें किससे फायदा है? मिनरलाइजेशन से। एक्चुअल में मिनरलाइजेशन लीचिंग ही है, पर वो मिनरल्स जो है वो प्लांट को अवेलेबल होने से मिनरलाइजेशन कह रहे हैं। समझ आया? लीचिंग का मतलब होता है कोई चीज नीचे जाना है से, रिस के सॉइल में से। जल्दी करो, रीड करो जल्दी से। कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछेगा? सदमा लगा हुआ है। हाँ, मैच देखेगा सब जाके नहीं? हाँ हाँ बेटा, साथ हो रहा है सब। असल में जब वो टुकड़े में टूटेगा तो इससे भी मिनरल रिलीज होंगे ना, तीनों साथ हो रहे हैं। बस, कितना चिल्लाते हो यार तुम लोग गधे टाइप। कोलाइडल मतलब क्या है कि प्रॉपर सॉल्युबल टाइप का नहीं होता है। कोलाइडल पहले क्या है, पहले अब ह्यूमस क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दब रहा है, स्पॉन्ज जैसा। जब वो टूटता है तो कोलाइडल टाइप का सॉल्यूशन बनता है, और फिर वो नीचे धीरे धीरे जाता है। ठीक है? ह्यूमस बनने की प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन, हाँ बेटा। नहीं, पहले तीन एक साथ होंगे। मान लेते से स्टेप पूछा भी जाए तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म लिख ले, इसको थर्ड कर दो। ले, अब खुश है? क्या फर्क पड़ रहा है? पर वो क्लियर बोल रहा है पहले तीन एक साथ होते हैं। हाँ बच्चे, क्या चीज? एक्चुअल में क्या है कि ह्यूमस को तोड़ने वाले बैक्टीरिया बहुत कम है, इसलिए धीरे टूटता है। बहुत असल में क्या है कि ह्यूमस के अंदर क्या बच जाता है, लिग्निन, काइटिन, ऐसी चीजें बच जाती हैं प्लांट की, उसको तोड़ने वाले बैक्टीरिया कम है। तो रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी हो गया बहुत सारे, कुछ बैक्टीरिया जो उसे तोड़ पाते हैं, इसलिए लिख रहा स्लो डिकम्पोज। दोनों बातों के मतलब अपोजिट हैं, लेकिन वो 100% नहीं बोल रहा उसको। अगर वो बिल्कुल ही नहीं टूटेगा, प्लास्टिक थोड़ी है प्लांट के अंदर, टूटेगा ही नहीं। कुछ ऐसा है जिसको कोई ना कोई तोड़ सकता है। जैसे मान ले शुगर है हमारे पास, शुगर खाने वाले 100 बैक्टीरिया है, लेकिन काइटिन तोड़ने वाले 10 बैक्टीरिया है, तो कौन फास्ट टूटेगा? शुगर। यही चीज कह रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन में हम बता रहे हैं आपको। क्लियर? जल्दी करेंगे।
हो गया? समझ आ गया? कुछ पूछना है किसी को? कुछ नहीं समझ में आ रहा? सो रहे हैं बैठ के? हाँ भाई, आंख बंद करके? नलायक, कब सुधरेगा सब? सो रहा है एकदम से आराम से। है? मार खाएगा? कल मैं यहाँ डंडा लेके बैठ जाऊंगा, है ना? हाँ, जो जो जिसको जिसको खाना हो। भाई पूरे टॉपिक पढ़ाए, पिटाई कर दूंगा पीछे का नाम लिया तो। और धीरे पढ़ाया है। हैं? कल तू ले ही कुछ? हाँ, कल बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा खत्म। है? अब नहीं, कोई पार्टी नहीं। कल मैं, सुनो ध्यान से, पहले वाले पार्ट में बायोडाइवर्सिटी करेंगे, सुन लो पहले सब लोग। दूसरे वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और इकोसिस्टम के। ठीक है? वो तुम खुद करोगे। तो और मैंने बोला था पढ़ाई करो वो पूरे साल भर। जब पढ़ाई कर, हट। एक बायोडाइवर्सिटी सबसे छोटा चैप्टर है, माइक्रो पर वो है। बायोटेक से टोटल 5-6 क्वेश्चन आएंगे, दोनों चैप्टर मिला के ना, 7-6-7। एक मिनट है। सब मिल जाएगा, शांति रख। बस। अबे तो तू हार्डवेयर पर भी नहीं पढ़े बैठा है? एमडी सर ने मुझे तो नहीं बोला। एमडी सर को दोबारा भेजूंगा मैं। बेटा बस, शांत हो जाओ। मुझे कराने दे पहले आराम से। है? एनएरोबिस, आ रहा हूं, बता रहा हूं। वो पढ़ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, अगले पेज पे है ना। वही तो बताने जा रहा हूं। फैक्टर्स में बताना पड़ेगा ना आपको। ये रे, जल्दी लिखो, फैक्टर्स बताने हैं जल्दी। देखो 3 चीजें हैं यहाँ पे। एक टिश्यू कल्चर, 15 मिनट का टॉपिक है। हार्डी विंगबर्ग, मैक्सिमम 15 मिनट। और एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 45 मिनट के आसपास। ठीक है? तीनों एक साथ दे देंगे आपको। कब? कल नहीं, कल नहीं बेटा, बताता हूँ। इस वीक से एंड से पहले। ठीक है? आपको मिल जाएगा 23 से पहले। हाँ, ऑनलाइन देंगे। और कैसे देंगे बता? पिज्जा? ये कोई बात हुई है? तुम गलत फहमी में हो अभी भी। और भाई, माइक्रोब रिकॉर्ड करके दिया है प्रॉपर। ट्राई कर दूंगा तेरे में। हाँ, क्या चीज सॉल्व करवाना है मुझे? प्रॉब्लम बेटा, यहाँ 8.5 घंटे क्लास हो रही है आजकल। हाँ, मतलब क्लास कम होगी तभी करा पाऊंगा उसे। अभी तुम्हें एक्चुअल में पता ही नहीं चल रहा है। नॉर्मली एट मैक्सिमम बता रहा हूँ, 4 घंटे का वर्कलोड है।
हम लोग के जो साथ के टीचर किसी भी कोचिंग में पढ़ाते हैं, मैक्सिमम 4 घंटे की टीचिंग है, मैक्सिमम दिन की। अभी क्या चल रहा है, 10 तारीख से लेके, अभी इसलिए गला बैठ गया पूरा, 10 तारीख से लेके आज 19 होगी शायद, 19 है क्या है, हाँ। तो अभी 8.5 घंटे ऐसे चल रहा है, 8 घंटे, 8.5, 9, तो दिक्कत है वो। हाँ, वो इशू है, और कुछ नहीं। जैसे ही वहां से मैं खा लूंगा, सबसे पहला डोपा प्राइम का सोल्यूशन करना है, जो आपके लिए। अरे ये सब फर्जी बातें, काम की नहीं बात कर रहा कोई भी। आप लोगों को सुन लो ध्यान से, सब लोग, कल प्रॉपर डिस्कस करूंगा आपको रिवाइज कैसे करना है, आगे की रिवीजन का। कोई उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है कि सर ये बता देना आगे रिवाइज कैसे करना है। सबको सिर्फ समोसे का लगा हुआ है, गधा गए का। वो एक अलग चीज है। मैं आपको एग्जैक्टली बना के दे दूंगा क्या करना है आपने, सही है। सुन ध्यान से, 1 मार्च से लेके 5 मई तक के बीच में डेली एक टेस्ट बायो का मैं कराऊंगा, पीडीएफ के फॉर्म में। मैंने ये 2022 में कराए थे, मैंने लगभग 70 टेस्ट कराए थे टेलीग्राम पे, अगर कोई पुराना बच्चा को उसको पता होगा, डेली एक टेस्ट आता था। ठीक है, कर रहे हैं इसको, बायो, पूरी बायो का। हाँ, आओ इधर आओ। यार 1 मिनट, सुन नहीं रहे तुम लोग। इसको, चैप्टर को यहाँ फिनिश करने दो, पहले सुनो ध्यान से। इस चैप्टर को अभी फिनिश कर रहे हैं, इसमें 2 टॉपिक कराने हैं आपको। एक कराना है एनर्जी फ्लो और एक पिरामिड कराने हैं। उसके बाद कल हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, टाइम बचेगा मैं क्वेश्चंस करा दूंगा आपको। मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या क्या है, एक इसका कंबाइंड डोपा 200 क्वेश्चन के आसपास का, सारे डोपा प्राइम के सॉल्यूशंस देने आपको, क्योंकि एरर है आंसर की में, मॉलिक्यूलर वाले में दूसरे तीसरे में एरर है। वो मैंने अभी, क्या हुआ था पीछे, हम टेस्ट सीरीज पे काम कर रहे थे। ये जो टेस्ट सीरीज है इसको हम लोग खुद बना रहे थे, ये वाली जो अभी एक IITS 180 है, उसको हम लोग खुद बना रहे थे। तो उसमें क्या हुआ है, उस पर काम करने के चक्कर में डोपा प्राइम की वो प्रूफ रीडिंग में दिक्कत हुई है अभी। तो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वाला प्रूफ रीड है, मेंडेलियन का भी लगभग है, उसका नहीं है, क्या नाम है आपका, मॉलिकुलर का पहला है, उसके बाद का नहीं है। तो आपको प्रूफ रीड प्रॉपर कंबाइन करके 12th का भी दे दूंगा मैं, 11th का भी दे दूंगा। आप उनको और कुछ नहीं बनाना आपको, उन सबके सोल्यूशन में डाल दूंगा प्रॉपर यूट्यूब पे, लाइव लगाकर कराऊंगा। जिसका भी सोल्यूशन लगाऊंगा आपको बता दूंगा, आप लाइव अटेंड करो, सॉल्व करो। इवन आपने रिवाइज नहीं किया है, कम से कम सुनो उसको हो क्या रहा है। क्लियर है, सही है। और वो अभी 1-2 दिन के बाद से चालू कर देंगे। इसके बाद तीसरी चीज आपकी रह जाएगी कि टेस्ट कैसे कराने हैं। आपकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है चलने दो, आधे घंटे का टेस्ट डेली। आपने रिवाइज कोशिश करो, वो चैप्टर रिवाइज कर लो, आपको पता रहेगा किस चैप्टर का टेस्ट आएगा। एक 45 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डेली मिल जाएगी बायो की, 1 तारीख के बाद से, और 2 महीने तक उसको लेके चलेंगे प्रॉपर है। मिक्स कर देंगे ना उसमें, सिर्फ 45 क्वेश्चन कराएंगे, एक दिन बॉटनी हुआ, फिर जूलॉजी, चैप्टर वाइज जाएंगे। टोटल 32 चैप्टर है तेरे पास, टोटल 32 चैप्टर है ना, उसको कर देंगे। हाँ बेटा, क्या चीज, फिजिक्स का मैं बात करूंगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई। अब मैं, सुनो, सुन तो लो, या फिर बोलते जाते हो। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सर्वे सर से बोल के मैं आपको शीट सारी दिलवा दूंगा, और वो उसको लाइव डिस्कस कर देंगे। यार मेरे, तू समझ क्यों नहीं रहा, बात ये नहीं है कि कौन करेगा, बात ये तेरे को सही मिल जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है कि उससे क्या फर्क पड़ रहा है यार। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दे। तू ऐसी कुछ बात बुलवाएगा फिर झगड़ा हो जाएगा। हाँ, पढ़ता है नहीं तू, आ जाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से सारे। इधर देखो, इसका क्वेश्चन एक आएगा। मान लो आपको, सुनो ध्यान से, आपको 4 चीजें दे दी गई हैं और उसमें पूछा गया है कि किसका डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। एक दे दिया गया है पोटैटो का ट्यूबर, एक दे दी गई है स्टेम, एक दे दी गई है लीफ, और एक दे दी गई है, मान लो कोई और पार्ट दे दिया गया है, रूट दे देते हैं। तो पोटैटो के ट्यूबर में स्टार्च होता है, शुगर होता है, उसका डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस, उसकी वजह से डिकम्पोजिशन डिसाइड होता है। केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस,
उसकी वजह से डीकंपोजिशन फास्ट और स्लो होता है। अगर नाइट्रोजन वाला है, नाइट्रोजन एंड शुगर है उसमें, तो डीकंपोजिशन क्या होगा? फास्ट होगा। और लिग्निन और काइटिन है, लिग्निन और काइटिन है, तो डीकंपोजिशन यहां फास्ट है और यहां स्लो कब है? जब लिग्निन है, काइटिन है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी वजह से डीकंपोजिशन स्लो होगा। क्लियर है? डीकंपोजिशन स्लो होगा, ये चीज समझो ध्यान से। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक लीफ है इतनी बड़ी, लीफ के टुकड़े हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर उसके और छोटे टुकड़े हैं, इसका डीकंपोजिशन फास्ट होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया है। समझ आ रहा है? जितना छोटी चीज होगी उतना डीकंपोजिशन फास्ट होगा सरफेस एरिया की वजह से। और अगर मान लो लिग्निन है, स्टेम हो गई, ब्रांच वगैरह, उसका स्लो होता है। टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे फास्ट होता है, 25 डिग्री 30 डिग्री पे ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्या होता है? फास्ट होता है। यस, फास्ट होगा 25 से 30 डिग्री पे। और अगर टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर पे स्लो होता है। क्लियर है? स्लो होगा। और हमारे पास क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होने लगता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? सॉइल में इकट्ठा होने लगता है, एक्यूमुलेट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा, ये ऐसे न्यूज भी सुनी है या जो भी चीजें आपने देखी होगी, बर्फ वगैरह में कोई एनिमल मरा हुआ कई कई साल के बाद भी वैसे का वैसा मिल जाता है। यस, समझ आ रहा है? क्योंकि लो टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है, स्लो नहीं बहुत स्लो होता है, और ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होने लगता है। क्लियर है? सही है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, एरोबिक फास्ट होता है, ध्यान सुनेंगे। एरोबिक वाला क्या होता है? फास्ट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में फास्ट होगा, और एनएरोबिक में स्लो होगा। एनएरोबिक में क्या होगा? स्लो होगा। ह्यूमिडिटी सुनेंगे, अगर मॉइस्चर अवेलेबल है उससे फायदा क्या होगा? मॉइस्चर से डिकम्पोजिशन क्या होगा? फास्ट होगा। क्या फायदा होता है मॉइस्चर से? हाँ भाई, मॉइस्चर से क्या फायदा होता है? कौन बताएगा? स्पोर जर्मिनेट करते हैं। स्पोर जर्मिनेट करते हैं किसके? फंजाई बैक्टीरिया के। दूसरा, एंजाइम को काम करने के लिए पानी मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मॉइस्चर होगा तो स्पोर जर्मिनेट करेंगे आसानी से। क्लियर है? आपने कभी देखा है कि कुछ खाने की चीज लंच बॉक्स में, रोटी थी तो कल तक 3 दिन में 2 दिन में फंगस लग जाएगा, सॉलिड चीज है तो नहीं लगेगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो पानी का कंटेंट रोटी में ज्यादा होता है किसी सॉलिड चीज के कंपैरिजन में। मान लो आपने चना रखा हुआ है, तो चने में नहीं फंगस लगेगा लेकिन रोटी में लग गया। रीजन, क्योंकि उसमें क्या है? एक तो शुगर है, ऊपर से उसमें पानी है। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? ताकि स्पोर जर्मिनेट हो सकता है। एनएरोबिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन स्लो होता है एज कंपेयर टू एरोबिक, क्योंकि मोस्टली एरोबिक होते हैं डिकम्पोजर। मोस्टली डिकम्पोजर क्या होते हैं? एरोबिक होते हैं। टेम्परेचर हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। लो टेम्परेचर पे लिखा है एनसीईआरटी ने, बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा? बिल्डअप। बिल्डअप मतलब इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर है? केमिकल नेचर, अगर नाइट्रोजन और शुगर है, देखो आप समझो ध्यान से, ऐसा कोई क्वेश्चन में अगर मान लो मुझे देना हो तो मैं जरूर दूं। हम लिखेंगे कि किस में विच शो फास्ट डीकंपोजिशन। सबसे पहले एक पोटैटो का ट्यूबर दे दिया, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा हमने दे दिया ग्रीन ब्रांच, ठीक है, ग्रीन ब्रांच दे दिया। उसके बाद हमने दे दिया वुड का टुकड़ा, वुड का पार्ट है एक, फिर मैंने लीफ दे दिया। यस, अब इसमें सबसे फास्ट पोटैटो का ट्यूबर होगा, क्योंकि इसमें क्या है? शुगर है, स्टार्च है ना इसमें, तो स्टार्च आसानी से डिकम्पोज होगा। अब सुनो ध्यान से, ये स्लो होगा क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ से वो लग जाता है लिग्निन। समझ आ रहा है? लिग्निन की वजह से स्लो डिकम्पोज होगा। लकड़ी है ना, मोटा तना, लकड़ी आप खुद देखो, पेड़, बड़ा पेड़ कटा हुआ पड़ा रहता है कितने दिन तक, उसकी लकड़ी बचती है, लीफ तो सब खत्म हो जाती है। यस, क्लियर है? तो डिकम्पोजिशन 4 चीजों पे दिखा रहा है, केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी। क्लियर है? नोट करिए जल्दी से।
वही मॉइस्चर ह्यूमिडिटी। इसी में ऐड कर बेटा, पानी है एक्चुअल में। एक्चुअल में मॉइस्चर स्पोर जर्मिनेट कराता है और क्या काम करता है, एंजाइम को काम करने के लिए मीडियम दे सकता है, पर उतना पानी नहीं है, सिर्फ मॉइस्चर है। हाँ हाँ, स्लाइम माउल्ड खुद ही स्लाइमी चीजें बनाता हुआ फैलता हुआ जाता है। ठीक है, और नोट करें, एनसीईआरटी पढ़ो, आगे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी फ्लो, चलो फटाफट से एनर्जी फ्लो को पढ़ेंगे। पढ़ें, क्या बोल रही बच्चे, चीनी में फंगस लग जाएगा, मॉइस्चर रखते ही लग जाएगा। मॉइस्चर नहीं है ना, चीनी को आप मॉइस्चर दे दो लग जाएगा फंगस। और उतना फंजाई के स्पोर तो सब जगह होते हैं बेटा, चीनी में फंगस लगना कोई बड़ी चीज थोड़ी है, वो तो लग जाएगा। मॉइस्चर होना चाहिए ना, हम सूखा ड्राई रखते हैं ना। हाँ, चलें आगे, आ जाओ भाई। ये डायग्राम है एक आपके पास, इस डायग्राम पे नजर मारो। कितने नालायक है यार। बेटा बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्डेड आ जाएगा और कल पिज्जा खिला के चला जाऊंगा मैं, ठीक है। खुश हैं इस बात पे भाई साहब? बस लिख लो, इधर देखो सारे, चुप। ये देख लो, ये लाइन, a tree grows in soil, some are eaten by insect and other animals, nutrients energy enter the web। अब इसने अर्थवर्म बना दिया है, सब न्यूट्रिएंट्स कहां चले गए, लीचिंग। फिर क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म, यस क्लियर है। फर्दर डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्लियर। ऑर्गेनिक रिच सॉइल, ये मिनरलाइजेशन हो रहा है। लिटर बेटा कूड़े को बोलते हैं जो डिकम्पोज हो रखा हुआ है यहाँ पे। दे बिगन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर, लिटर क्या होता है वैसे कूड़े को बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, जो डिकम्पोज हो रखा है उसको बोल रही है। क्या चीज, ये बेटा पता नहीं क्यों बना रखा है, मैंने देखा नहीं कभी। कह रहा है आगे पढ़ लो, हेडिंग डालो, एनर्जी फ्लो पढ़ रहे हैं है? क्या चीज, लीफ दिखा, क्या दिया हुआ, सेम है गधा। आ जाओ इधर देखो, सबसे पहले एनर्जी फ्लो पे बात कर रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान रखो सारे। देखो क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, पहले सुन लो बच्चे, आप ध्यान से सुनोगे, टॉपिक आसान है लेकिन सुनोगे नहीं, कुछ चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। हाँ पढ़े, ठीक है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले सुनो, टोटल हमारे पास जो लाइट आती है उसमें एक तो विबग्योर होता है, यूवी होता है, एक्सरे है, समझ आ रहा है, और भी लाइट है, स्पेक्ट्रम है गामा रेस, जो भी है। इधर बोर्ड पे ध्यान रखो, टोटल हमारे पास 50% जो होता है लाइट का पार होता है, मतलब हम उसे फुल फॉर्म लिखते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पार बोलते हैं। पार मतलब ये क्या होता है? 50% ऑफ टोटल सनलाइट होता है। सही है? 50% ऑफ टोटल लाइट है बेटा। 50% ऑफ टोटल सनलाइट जो है उसका उसको हम क्या बोलते हैं? पार बोलते हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं, सुनो, जैसे मान लो लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम है, उसमें जो हमारे पास 400 से 700 है, 400 से जो 700 नैनोमीटर है, यही हमारे पास प्लांट यूज कर पाता है। बाकी ना इस साइड का ना इस साइड का। तो ये कितना है? टोटल लाइट का 50% है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पार। इसी को बोल रहे हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। दूसरा हमारे पास प्लांट यूज, सुने ध्यान से, प्लांट क्या करता है बेटा? इसमें से 2 से 10% यूज करता है। तो प्लांट जो यूज करता है, प्लांट यूज 2 to 10% ऑफ पार। इसका मतलब 1 से 5% ऑफ टोटल सनलाइट। इसलिए एनसीईआरटी ने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में लिखा था 10% लाइट काफी होती है सैचुरेशन लाने के लिए। कुछ याद है किसी को? 10% लाइट काफी होती है। तो 1 से 5% ऑफ टोटल सनलाइट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं प्लांट यूज कर रहा। आप देखो, एनसीईआरटी कह रही है कि जो आपका एनर्जी फ्लो है वो दोनों लॉ थर्मोडायनेमिक के फॉलो करता है। सबसे पहले तो वो क्या कह रहा है? सबसे पहले वो कह रहा है कि हमारे पास जैसे फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होती है। एनर्जी फ्लो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है? एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में चलती है, रिवर्स नहीं जाएगा। अगर हर्बीवोर है उससे कार्निवोर पे जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन पे नहीं जा रहा है, क्योंकि हम इस तरीके से बना ही नहीं पाएंगे कभी। दूसरा लॉ क्या है? किसी को याद है? सेकंड लॉ क्या? एंट्रोपी बढ़ रही है। सेकंड लॉ क्या है बेटा? कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो हमें लगातार लगातार इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए, कंटिन्यूस इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म, अच्छा, कंटिन्यूस इनपुट ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? हमें लगातार फूड की फॉर्म में इसको इंजेस्ट करना है। देखो, दो चीजें यहां पे बोलते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों को फॉलो करता है थर्मोडायनेमिक के। और वैसे भी आप ध्यान से सुनो, हम बात कर रहे हैं एनर्जी फ्लो लिविंग सिस्टम में, तो ये थर्मोडायनेमिक के लॉस को वैसे भी फॉलो करना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं इसको? देखो, सबसे पहले हम ये कह रहे हैं, फर्स्ट लॉ कह रहा है कि हम बना नहीं सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि जिस सोर्स से एनर्जी आ रही है और जिसने बनाया उसके पास ज्यादा एनर्जी है, और वो धीरे धीरे घट रही होती है। तो एनर्जी का फ्लो क्या है हमारे पास? यूनिडायरेक्शनल है। दूसरा ये कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म को लगातार खाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास क्या है? एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब जिंदा रहने के लिए उसको लगातार इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? तो इसको इसको हम कह रहे हैं कंटिन्यूस इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए इन फॉर्म ऑफ फूड। क्लियर? बाकी तुम ज्यादा समझदार हो लॉ को लेके, इस पे मैं क्या ही डिस्कस करूंगा, मुझे खुद नहीं आता ये। ठीक है, अब सुनो, अब मैं जो डिफाइन करने जा रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कैसे आएगा। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ भाई, ट्रॉफिक लेवल 10th क्लास में पढ़े हुए तुम लोग हैं? ट्रॉफिक लेवल, तुम लोग कौन से ट्रॉफिक लेवल पे हो? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड? फर्स्ट पे तो नहीं है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है। अच्छा ठीक है, गाय सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे है। ठीक है, सुनो सुनो, एक मिनट सुनो भाई सारे। सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन ये है, ये ऑर्गेनिज्म की कोई पोजीशन नहीं है, कोई फिजिकल पोजीशन नहीं है, खाने को लेकर रोल है। मतलब खाने को लेकर वो क्या रोल फूड चेन में परफॉर्म करता है, वो उसका ट्रॉफिक लेवल होता है। ये किसी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, समझो। फूड चेन इनविजिबल चीज है, फंक्शन है एक तरीके का। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है बेटा?
ट्रॉफिक लेवल इज बेसिकली क्या है, इट इज फंक्शनल रोल या न्यूट्रिशनल रोल, इट इज न्यूट्रिशनल रोल, ये न्यूट्रिशनल रोल है ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, नॉट फिजिकल प्रेजेंस, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म का एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पॉसिबल है। सम ऑर्गेनिज्म कैन प्रेजेंट, some organism can present at more than one trophic level, more than one trophic level, जैसे क्रो रोटी भी खा रहा है, ग्रेन भी खा रहा है और इंसेक्ट भी खा रहा है, समझ आ रहा है, एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पॉसिबल है। अब जैसे हमने क्या किया, यहां पर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल लिखा, सुने ध्यान से, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो हमने लिखा है यहां पर, उसमें हमने लिखा है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट्स, यस, क्या होंगे, प्लांट्स आ जाएंगे। और कौन आ जाएगा, एल्गी आ जाएगा, यस। अच्छा इधर देखो बेटा, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, सुने ध्यान से, इधर देखेंगे सारे बच्चे बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो। सेकेंडरी प्रोड्यूसर जो है वो बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर होता है, समझ आया, सेकंड प्रोड्यूसर क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है। उसका एक और नाम होता है हर्बीवोर, एक और नाम क्या होता है उसका, हर्बीवोर। गड़बड़ कहां होगी, जब इसका, अभी दिखा रहा हूं कैसा क्वेश्चन आएगा। टर्शरी प्रोड्यूसर वो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, यस, क्लियर, वो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। और उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्निवोर, क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी कार्निवोर। देख लो, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, टर्शरी प्रोड्यूसर। अब यहां पर मैं प्रोड्यूसर शब्द नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये अगली ट्रॉफिक लेवल पे जा नहीं रहा है। अगर 5 ट्रॉफिक लेवल का होता तो फोर्थ वाले को क्वार्टनरी प्रोड्यूसर लिखते। अगर मैं आपसे कहता हूं किसी फूड चेन में टर्शरी प्रोड्यूसर है तो उसका ट्रॉफिक लेवल 4 होना चाहिए, क्योंकि खाना बना किसके ले रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है, मैं इसलिए जगह खाली छोड़ रहा हूं। अब इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, इसको नाम दे रहे हैं टॉप कंज्यूमर, यस, और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सेकेंडरी कार्निवोर। क्या नाम दे रहे हैं, सेकेंडरी कार्निवोर। क्वेश्चन ये आ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपको ये ध्यान से याद नहीं है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि सेकेंडरी कार्निवोर का ट्रॉफिक लेवल क्या है, सेकेंडरी कार्निवोर का ट्रॉफिक लेवल पूछ सकता है। जल्दबाजी में गलत होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे, समझ आ रहा है। तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को हम क्या बोलेंगे, अच्छा इसको मैं हाइयर ट्रॉफिक लेवल बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, हाइयर ट्रॉफिक लेवल, यस। ये याद करके जाना सही से, नहीं तो गलत होगा क्वेश्चन। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा ट्रॉफिक लेवल आएगा, सेकंड, क्वेश्चन आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर और उसके अलावा सेकेंडरी प्रोड्यूसर, इन सबका ट्रॉफिक लेवल सेम है, सही है, या तो स्टेटमेंट या इस तरीके से मिक्स करके लिख देगा, क्लियर। आपको यहां पर इस डायग्राम से एग्जांपल याद करने हैं, ये वाला डायग्राम देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर उसने कैसे कैसे लिखा है समझना, फाइटोप्लैंक्टन मतलब पॉन्ड में, ग्रासलैंड में ग्रास, ट्री कहां पर, फॉरेस्ट में, ठीक है। ये नीचे से ऊपर दिखा रहा है इसलिए इसको हाइयर ट्रॉफिक लेवल बोल रहा है, कैसे भी ड्रॉ करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या है, ये हर्बीवोर, तो जू प्लैंक्टन, ग्रास ऑपर, काउ, ठीक है। अब देखो थर्ड ट्रॉफिक लेवल, बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ,
फिश किसको खा रही है? जूप्लैंक्टन को। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा है? जूप्लैंक्टन। ठीक है, बर्ड ग्रास हॉपर को खा रही होगी। ठीक है, क्लियर है? अब यहां काऊ की जगह कोई और हर्बीवोर लिख दो तो वुल्फ से जोड़ सकते हो आप, रैबिट वगैरह लिख दो। सही है, क्लियर? मैन लॉयन, मैन को यहां भी ला सकते हो, ठीक है, यहां भी ला सकते हो, कहीं भी ले आओ। चुप है, मैं यही हूं पटना में, पढ़ चुपचाप। बच्चे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसके क्वेश्चन से पूछेगा गड़बड़ होगी। देखो क्या प्रॉब्लम है, हम लोग बर्ड्स को थर्ड पे रख रहे हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने क्या क्या लिखा है? प्लांट्स लिख दिया, एल्गी की जगह हम लोग वो लिख रहे हैं। देखो यहां हमने लिख दिया एक तो फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन किसमें है? पानी वाले इकोसिस्टम में, ग्रास और ट्री। इससे मुझे क्या करनी है? 3 फूड चेन बनानी है, एक ग्रासलैंड की, एक फॉरेस्ट की, एक एक्वेटिक की। इन 3 फूड चेन को याद करना है बस, इससे ये पता चल रहा है। क्लियर है? टॉप कंज्यूमर पे हमने क्या क्या लिखा है? लॉयन और मैन। इस पे क्या लिखा है हमने? वुल्फ और बर्ड, फिश। इस पे काऊ, जूप्लैंक्टन और ग्रास हॉपर। प्लीज याद करके जाना ये। हाँ नोट करिए, याद तो हो गया, तुम क्वेश्चन बताता हूं कितने करते हो, जल्दी करो नोट। है इंसेक्टिवोरस प्लांट बेटा, इंसेक्ट को खा रहा है, पर वो फूड चेन में क्यों डालना तुझे? एक्चुअल में क्या, इंसेक्टिवोरस प्लांट को फूड चेन में तू तब डालता जब वो कंप्लीटली डिपेंड होता, नाइट्रोजन के लिए खाता वो। थर्ड पे डालना पड़ेगा, थर्ड पे या फोर्थ पे डालेगा, थर्ड फोर्थ पे डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? प्रोड्यूसर होता ही है। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करता है, कब खाता है इंसेक्ट को? जब नाइट्रोजन कम होती है। यस, लिख लो जल्दी से, कुछ पूछना है किसी को? हाँ बेटा, बोला, इधर दे दे बच्चे। हाँ, एनर्जी का इसमें बेटा, एनर्जी बाई डायरेक्शनल कैसे हो सकती है? अरे नहीं, एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है, एनर्जी घटती है। जल्दी करो, कुछ पूछना है भाई तेरे को? नींद आ रही है सोता रहता है दिन भर। और ये था नहीं पिछली क्लास में, ये नहीं था ना क्लास क्लास में। अच्छा, तो ला, एक्चुअल में क्या है, लैंड पे लाइट अच्छी खासी आ जाती है। नहीं, नाइट्रोजन तो लिमिटिंग है, वो एक अलग चीज है, पर नाइट्रोजन लैंड पर भी लिमिटिंग है। एक्चुअल में क्या है, इसीलिए नाइट्रोजन लिमिटिंग है, इसलिए खेती में सबसे पहले यूरिया डालते हैं। मतलब अगर नाइट्रोजन सफिशिएंट होती तो फिर यूरिया क्यों डालते? क्या है? भाई क्या लिख रहा है ये, सुन ध्यान से। ये कह रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इनमें तोड़ना, ऑर्गेनिक को। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा? CO2 आएगा, मिनरल्स आएगा, पानी आएगा। बच्चे जो तू पूछ रहा है ना, वो ये है, नाइट्रोजन एक फैक्टर हो सकती है, पर जब हम पानी से कंपेयर करते हैं, लाइट और मिनरल्स 2 फैक्टर है।
मिनरल ओशियन में बहुत है, नाइट्रोजन वाला कम है, नाइट्रोजन डेफिनेटली कम है। हाँ, नाइट्रोजन एक रीजन है। एक्चुअल में क्या है, पॉन्ड वाटर और जैसे ये वाले में मिनरल का डिफरेंस है, ओशियन में नाइट्रोजन कम होता है, ट्रू, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइट भी एक है। ठीक है, कर सकते हैं। कुछ पूछना भाई? एमोर्फस, जो मतलब जैसे स्पंज टाइप का, जो गोबर होता है वो दबता है थोड़ा खराब होने के बाद, वैसा। हम्म। अगर डायरेक्ट पूछेगा तो यही लिखेगा, एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ नहीं है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हाइयर, हाइयर प्लांट एक्वेटिक में, एक्वेटिक में कुछ प्लांट्स नहीं होते तेरे पास, हाइयर प्लांट नहीं है, वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। ये वाला यहां पे, ये वाला ये भी है, फोर्थ होगा ना, कार्निवोर है। हर्बीवोर को खाने वाला प्राइमरी, और उसको कोई खा जाए सेकेंडरी। हाँ खा सकता है, एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हो सकता है, और भी जा सकता है, पर ज्यादा लंबी फूड चेन होती नहीं है। हाँ एग्जाम्पल ये आएंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो बैक्टीरिया। हाँ खा सकते हैं, फिर हम लोग कौन से हर्ब्यूज पे आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर में। ठीक है, आ जाओ। फूड चेन फूड वेब की बात करें, जल्दी लिख लिया सबने? बेटा फूड चेन फूड वेब, कहाँ गया तुम्हारा दोस्त, आज आए नहीं? कहाँ है, बाहर बैठा है? चलो पढ़ेंगे। बस, हाँ भाई, इधर देखो भाई, एनसीईआरटी पढ़ रहे पहले, प्लीज एनसीईआरटी देखो एक बार सब लोग, इसकी एनसीईआरटी साथ पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, कह रहा है एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम वेंट। देखो क्या कह रही है, ओशियन में ज्यादा गहराई पर कुछ गर्म पानी के सोर्स होते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी अर्थ के उस हिस्से से आ रही होती है जो गर्म होता है। जैसे मान लो अर्थ में क्रस्ट मेंटल कोर वगैरह है, तो वहां से एनर्जी आ रही है, समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि अगर उस जगह को छोड़ दें कि डीप सी में जहां गर्म पानी का सोर्स निकलता है, उसको छोड़ दें, तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ पे। ठीक है, कह रहा है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में लेस देन 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है। यस, उसके बाद कह रहा है वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सन की एनर्जी से क्या बना सकते हैं, खाना, जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक बना सकते हैं। उसमें से कितना परसेंट यूज करते हैं, कितना, 2 से 10%। क्लियर है? सही है। और ये कह रहा है ये 2 से 10% एनर्जी पूरी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। अब देखो याद करो, अगर किसी को याद है स्कूल में 10% जब लॉ पढ़ाया जाता था, तो उसमें सनलाइट से 1% दिखाते थे, याद आ रहा है? 2 से 10% है, तो हम मैक्सिमम 1 से 5 दिखा सकते हैं सनलाइट से। हाँ, 1 से 1% दिखाते थे 10% लॉ में, तो वो इसलिए लिखाते थे 2 से 10 यहाँ है, वहां 1 से 5 आएगा, क्योंकि ये किसका है, पार का है। सनलाइट का कितना आएगा, 1 से 5। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाई प्लांट। ठीक है, ये सारा, ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब हर्बीवोर कार्निवोर। सही है। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर।
क्लियर है? यही चीज ये सपोर्ट कर रहा है। आगे देखो, ध्यान से कहेंगे बेटा। कह रहा है यू हैव रीड अबाउट फूड चेन, फूड वेब एग्जिस्ट इन नेचर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट, फूड चेन आर और रेदर वेब आर। अब ये बता रहा है फूड चेन कैसे बनी हुई है। क्लियर है? आ जाओ, पहले एक बार हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, फूड चेन फूड वेब को, फिर पढ़ेंगे इसे। रुक जाओ। हाँ भाई, फूड चेन फूड वेब क्या होती है, कौन बता रहा है? फूड चेन क्या हम ये लिख सकते हैं इंटरलिंक्ड ट्रॉफिक लेवल? इंटरलिंक्ड ट्रॉफिक लेवल को हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम क्या लिख सकते हैं? फूड चेन लिख सकते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन देंगे। फूड चेन क्या होती है? इंटरलिंक ट्रॉफिक लेवल को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? एनसीईआरटी कहती है कौन किसको खाता है। सही है। और फूड वेब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट, ध्यान सुनेंगे बेटा, हमारे पास फ्री इंडिपेंडेंट फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। फूड चेन्स नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इन नेचर हमारे पास क्या मिलता है? इन नेचर हमारे पास फूड वेब अवेलेबल है। फूड वेब इज अवेलेबल। क्लियर? अब देखो, हमारे पास दो तरह की फूड चेन है जो आपको ध्यान से सुननी है। यहां एक क्वेश्चन बनता है, एक जीएफसी एक डीएफसी है। जीएफसी की फुल फॉर्म है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन। और डीएफसी की फुल फॉर्म है डेट्राइटस फूड चेन। बोर्ड पे ध्यान दो। हाँ भाई, क्या क्या तुम्हें पता होना चाहिए इसमें, देखें। ग्रेजिंग फूड चेन किससे चालू होती है? किससे स्टार्ट होती है? स्टार्ट विद प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर में कौन कौन आ जाएगा बता देता हूं। हमने क्या क्या लिखा है? ग्रास, एल्गी, और वही एल्गी फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ट्री। इनमें से कोई भी आ जाएगा। अब सुने ध्यान से, हमारे पास डेट्राइटस फूड चेन किससे चालू होती है? डेड मटेरियल से। तो स्टार्ट होती है डेड प्लांट और एनिमल से। स्टार्ट विद डेड प्लांट एंड एनिमल। डेड प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, अब सुनो, आप जरा सुनना ध्यान से। हमारे पास दो सोर्स हैं, एक पानी है और एक लैंड है। पहला पॉइंट, लैंड और वाटर दोनों में दोनों तरह की फूड चेन मिलती है। लैंड में भी और पानी में भी, दोनों में दोनों तरह की फूड चेन मिलती है। यहां तक क्लियर है? लैंड और वाटर दोनों में दोनों तरह की फूड चेन मिलती है। मेरी बात समझ में आ रही है? होता क्या है, लैंड पर देखो, लैंड पर डीएफसी जीएफसी ज्यादा होती है। नहीं, ऑन लैंड, रुक जा बच्चे, रुक जाओ। ऑन लैंड एंड वाटर बोथ डीएफसी एंड जीएफसी प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, इन वाटर हमारे पास जीएफसी ज्यादा होती है, लैंड पर डीएफसी ज्यादा होती है। अब सुन लो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। हमने अभी पीछे पढ़ा, खाना ज्यादा लैंड पर बनता है। ज्यादा खाना जब बनता है वो खाया नहीं जा सकता, वेस्ट होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसका बेस्ट एग्जांपल है अगस्त के आसपास, जब बहुत लगातार कई कई दिन तक बारिश होती है। आप रोड के किनारे या कहीं भी देखोगे बहुत घास उग जाती है। पार्क वगैरह में भी बहुत घास उग जाती है। उसको कोई एनिमल खा नहीं पाता। मैक्सिमम बायोमास जमीन में जाता है डिकम्पोज होने के लिए।
तो लैंड पर क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा है इसलिए ज्यादा कौन सी होगी, डीएफसी, डेट्राइटस ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट, कोई भी ये दोनों आपस में भी जुड़ती हैं कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनेंगे, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ने किसी को डिकम्पोज किया, ऐसा भी हो सकता है कि अर्थवॉर्म को कोई बर्ड खा ले और उस बर्ड को आगे कोई और एनिमल खा ले। मेरी बात समझो, तो जीएफसी से डीएफसी लिंक भी होती है कहीं ना कहीं। क्लियर है? कभी भी ये दोनों अलग अलग नहीं चलती, क्योंकि बायोमास को खर्च करने के लिए मुझे हर्बीवोर और क्या चाहिए, डिकम्पोजर दोनों चाहिए। तो यहां पर ये समझना पड़ेगा, यहां पर ये समझना पड़ेगा आपको, नोट में लिख देते हैं कि सिंस प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, लैंड की। अगर लैंड की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो क्या ज्यादा होगा, जल्दी बताओ, डीएफसी इज मोर। क्या ज्यादा होगा, डीएफसी ज्यादा होगा, क्योंकि मोस्ट बायोमास क्या है, मोस्ट बायोमास क्या है, गोज गोज इन सॉइल फॉर डीकम्पोजिशन। यस बेटा, ऐसा थोड़ी है कि अचानक से एनिमल बढ़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अचानक से दिवाली के टाइम पे या किसी फेस्टिवल के टाइम पे कोई एनिमल थोड़ी बन जाएगा, बढ़ जाएगा, पनीर आ जाता है अचानक से इतना सारा, सब नकली है। हाँ, हमर रैपर किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, लैंड वाले की, तो वेस्टेज कहां ज्यादा होगी, लैंड पर। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों फूड चेन दोनों जगह होती है। इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इधर जो क्या नाम है, जो हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन है वो लैंड पर होती है, नहीं कह रहा हूं मैं वही तेरे को समझा रहा हूं, लैंड पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा खाना बनेगा क्या होगा सोच, वेस्ट ज्यादा होगा, तो वेस्ट क्या क्या करेंगे, डीएफसी। उसमें पानी में क्या है, खाना कम बन रहा है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रोड्यूस को खाना खिलाने की, हर्बीवोर को। सही है, हर्बीवोर पहले खाएगा खाना, फिर जाके ऐसा होगा। दूसरी चीज, यहां पे एक चीज और बोली थी मैंने अभी, कि जीएफसी और डीएफसी, जीएफसी एंड डीएफसी आपस में क्या होती हैं, कैन लिंक्ड, आपस में जुड़ सकती हैं। अब आपके पास 3 फूड चेन है जो आपको पता होनी चाहिए, सुन लो। जीएफसी के एग्जांपल्स हैं आपके पास, ठीक है, जीएफसी के एग्जांपल है, लिख लो इसको एक बार जल्दी से, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हमारे पास जीएफसी के एग्जांपल क्या है, किसी को बताओ, 3 है एग्जांपल आपके पास, कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक्वेटिक, एक्वेटिक की बताओ, एक्वेटिक। मैं जीएफसी की बता रहा हूं बेटा, डीएफसी के तो कोई एग्जांपल ही नहीं बनेगा। जीएफसी के 3 एग्जांपल्स, एक्वेटिक में क्या आएगा सबसे पहले, फाइटोप्लैंक्टन, फिर फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन, फिर हमारे पास स्मॉल फिश, लार्ज फिश। यस, लार्ज फिश, ये बनेगा आपका। और टेरेस्ट्रियल में, फॉरेस्ट में सेकंड, फॉरेस्ट में एक ही बनेगा, ट्री, और उस पर बर्ड लिख लो, या ट्री पर एनिमल लिख लो। तीसरा ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में कैसे फूड चेन बनेगी, ग्रास, ग्रास ऑपर लिख लो, स्नेक लिख लो, ठीक है। ये 3 फूड चेन है जिससे पिरामिड बनाते हैं हम, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है हम इन फूड चेन से बनाते हैं, क्योंकि इकोलॉजिकल पिरामिड में डीएफसी यूज नहीं होती। एक बार रिपीट कर देता हूं, फूड चेन का मतलब है आपस में जुड़ा हुआ ट्रॉफिक लेवल, आपस में जुड़ा हुआ ट्रॉफिक लेवल, उसको हम फूड चेन कह रहे हैं। फूड वेब क्या है, फूड वेब क्या है,
आपस में जुड़ी हुई फूड चेन को फूड वेब कह रहे हैं। नेचर में फूड वेब, फूड चेन अकेली नहीं मिलती। टाइप ऑफ फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस को कहते हैं डीएफसी और ग्रेजिंग वाले को कहते हैं जीएफसी। ग्रेजिंग के 3 एग्जांपल ही है, एक्वेटिक की, फॉरेस्ट की और ग्रासलैंड की। इसका कोई एग्जांपल नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि मरी हुई चीज है ना, वो एनिमल भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकती है। क्लियर है? एनिमल प्लांट कुछ भी हो सकता है डेट्राइटस। तो इसमें कोई एग्जांपल नहीं लिखना। आपको इसके बाद से जीएफसी की फूड चेन याद रखनी है। क्लियर? सही है। एनसीईआरटी रीड करेंगे पहले सब लोग जल्दी। ओ भाई, क्या हुआ क्या तुम लोग को? औकात से बाहर जा रहा है सब है? दुख हो गया ना? गधा सब है, डिस्प्रेशन में आ गया है। हाँ है है है। दो मिल जाएगा यार, टेंशन मत। कौन दो वाला है? तो दो खाएगा? हाँ, इन चारों को एक भी नहीं देंगे। हाँ, ये ना। हाँ 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 हाँ। जल्दी करो जल्दी। बेटा जल्दी कर लो इसको। कुछ बच्चे आराम से बातचीत कर रहे हैं। टाइम बेटा अभी तेरे जीवन में बहुत बचा है। हाँ, क्या खा सकता है? क्यों? फ्रॉग लिख ले, कुछ भी तो लिख ले। क्या फर्क पड़ रहा है तुझे? इस बात से फर्क पड़ रहा है कि वो खा सकता है कि नहीं? हाँ, जो दोबारा रिपीट कर, क्या बोला तूने? क्यों? डेड होने के बाद तो उसमें 2 ही ट्रॉफिक लेवल है, डेड उसके बाद डेट्राइटिव और तो कुछ बनेगा नहीं। भाई 1 मिनट सुनो ध्यान से। डीएफसी में 2 ही ट्रॉफिक लेवल बनेंगे, एक डेड ऑर्गेनिज्म, एक उसे खाने वाला, बस। आगे नहीं बनेगा। आगे बनाना है तो जुड़ जाएगी दूसरे से जाके। भाई बस, एनसीईआरटी रीड कर। पेपर है ना 5 मई 4 मई, कब है? तो पढ़ तो सही। सिलेबस खत्म हुआ, एग्जाम थोड़ी खत्म हो गया। नलायक, तुमसे ज्यादा सीरियस मुझे मुझे लग रहा है मैं हूं। तुम सीरियस ही नहीं हो। कोई सीरियस नहीं है। मैं एक बार एनसीईआरटी रीड कर रहा हूं, लिख लो इसको। मैं कर रहा हूं, नहीं करना तुम्हें पता, छोड़ो। मैं कर रहा हूं, फिर वो कराने लॉजिकल पिरामिड। हाँ कोई बात नहीं, आराम से दो। ठीक है, जल्दी करो। लिख लिया?
लिख लिया, मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं। अरे कल लिखवा लियो ना भाई, फूड चेन में अपना नाम लिखा है। है? हाँ चलो बस, तुझे मजाक लग रहा है? नहीं नहीं, शांति रखो। अब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, लिख ले सबने। अब सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। यहां पर कुछ पॉइंट्स फूड चेन में लिखे हैं जिसको मैं एक लॉजिकल पिरामिड में यूज करूंगा। पॉइंट क्या है उसको सुनना ध्यान से। हम कुछ फूड चेन जब ड्रॉ करते हैं ना, उसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं। अगर वो अजम्पशंस हम सही से नहीं यूज करते तो एक लॉजिकल पिरामिड्स गलत बनते हैं। आप पहले ये समझ लो, जो यहाँ पे लाइनें हैं, जनरल लाइनें हैं, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन पार पे आ सकता है, एक आपको प्राइमरी कार्निवोर हर्बीवोर वो पूछेगा, डीएफसी जीएफसी पूछेगा। यहाँ पे बहुत सारी जनरल लाइंस लिखी हुई है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद आपसे एक लॉजिकल पिरामिड पूछता है, कौन सा सीधा बनेगा, कौन सा उल्टा बनेगा, और उसके सिर्फ जो लास्ट में क्या दे रखी है उसके ड्रॉबैक। क्लियर है? एक एक लाइन ध्यान से देख लो ताकि आपको लाइनें क्लियर रहे। क्लियर? यहां से पूछेगा नहीं पूछेगा, मैं साथ के साथ बता रहा हूं। क्लियर है? कह रहा है यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन वेब एग्जिस्ट इन नेचर स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट। क्या है प्लांट? क्या है यहां पर? प्रोड्यूसर। तो प्लांट हमारे पास क्या बना रहा है? खाना बना रहा है। फूड चेन और वेब आर फॉर्म सच दैट एनिमल फीड ऑन प्लांट और अनदर एनिमल एंड इन टर्न फूड फॉर अनदर। मतलब एनिमल प्लांट को खा रहा है और उस एनिमल को कोई और खा रहा है। सिर्फ इतनी सी बात लिखी इसने। द चेन और वेब कब बनती है? जब ये चीजें आपस में क्या हो जाएंगी? इंटरडिपेंडेंसी। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू ऑर्गेनिज्म रिमेन इट फॉर एवर। कह रहा है किसी भी जीव में एनर्जी बची भी नहीं रहती, या तो उसे कोई खा लेगा नहीं तो डीकंपोज हो जाएगा। भाई मरना तो है ना उसे, या तो उसे कोई खा लेगा या डीकंपोज हो जाएगा। वो कह रहा है द एनर्जी ट्रैप बाई प्रोड्यूसर हेंस इज आइदर पास्ड ऑन टू कंज्यूमर और organism dies. Death of organism is the beginning of डीएफसी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। डीएफसी जीएफसी से कहां कहां जुड़ सकती है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल छोड़ के कहीं भी जुड़ सकती है। डीएफसी जीएफसी से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल छोड़ के कहीं भी जुड़ सकती है। प्रोड्यूसर मर जाएगा वहां जुड़ जाएगी, हर्बीवोर मर जाएगा वहां जुड़ जाएगी, कार्निवोर मर जाएगा वहां जुड़ जाएगी। समझ आ रहा है? हर कह तो रहा हूं प्रोड्यूसर मर जाएगा। अच्छा फर्स्ट, हाँ मतलब जी, हाँ ठीक है। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जाकर हमारे पास कौन जुड़ सकती है? डीएफसी जीएफसी से जुड़ सकती है, ये कह रहा हूं। ठीक। ऑल एनिमल डिपेंड्स, ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली डायरेक्टली फूड। ठीक है? दे आर हेल्थ कॉल्ड कंज्यूमर। क्लियर है? इफ दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। और जो एनिमल पे कंज्यूम करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये चीज समझ में आ रही है? लाइकवाइज टर्शरी कंज्यूमर। ऑब्वियसली प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा? हर्बीवोर होगा। हमने सारे नाम लिखे हैं। सम कॉमन हर्बीवोर आर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स। इन टेरेस्ट्रियल देखो यहां मोलुस्का, ये याद करना है हमने, ये याद करना है। अपनी बुक में मार्क कर लो, ये पूछेगा। आगे आ जाओ। उसके बाद कह रहा है देखो, द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दिस हर्बीवोर उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्निवोर। और एनिमल्स जो उसको कहेंगे सेकेंडरी कार्निवोर, जो उस पे खाता है। क्लियर है? अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन दिखा रखा है, ग्रास, गोट और मैन। क्लियर है? द डीएफसी बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, इट इज मेड अप ऑफ decomposer which are heterotrophs.
इसका मतलब ध्यान सुनेंगे, इसका मतलब इसके इसके सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर हमारे पास कौन आ रहा है, डिकम्पोजर आ रहा है, मेनली फंजाई और बैक्टीरिया. दे मीट देयर एनर्जी बाय द degradation of organic matter. These are known as saprotrophs. डिकम्पोजर सिक्रेट. कैसा डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर. बच्चे ये वो जनरल बातें हैं जो मोस्टली पता है, याद करो. आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं. यस, उनको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं. डिकम्पोजर क्या रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है जो ऑर्गेनिक मैटर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है. इन एन इक्वेटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज मेन कंडुएट. कंडुएट समझ में आ रहा है, फ्लो. यस, सही है. एक्वेटिक में कौन है, जीएफसी है. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या है, अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू डीएफसी देन थ्रू जीएफसी. मतलब ज्यादा प्लांट्स मर जाते हैं, उनको कोई खा नहीं पाता, ज्यादा चीजें मर जाती. क्योंकि क्या बोल रहा है आप समझो ध्यान से, ये कह रहा है कि पानी में ज्यादा एनर्जी फ्लो किसके थ्रू होती है, जीएफसी के थ्रू. लैंड पर ज्यादा होती है डीएफसी के थ्रू, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है, खाना ज्यादा बन रहा है. उसके बाद आ जाओ, मैंने क्या बोला, डीएफसी कैन बी कनेक्टेड विद जीएफसी एट सम लेवल. कर सकते हैं. सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ जीएफसी आर प्रे टू. मैंने क्या बताया था, अर्थवॉर्म को कोई बर्ड खा सकती है, लिखा हमने बोला है. यहां पे देखो क्या लिखा है इसने, ध्यान सुनो, ये वाली लाइन देखो, यहां पे क्या लिखा है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर प्रे टू जीएफसी. इसका क्या मतलब हुआ, अर्थवॉर्म है, उसको किसी बर्ड ने खा लिया और वो जीएफसी का पार्ट है. वो कह रही है अर्थवॉर्म कैसा भी था, उसको सॉइल में मिला, सॉइल में अर्थवॉर्म था, वो किस फूड चेन का पार्ट है, डीएफसी का. उसको किसी बर्ड ने खाया, उस बर्ड को किसी एनिमल ने खाया, उस एनिमल, तो वो एक तरीके से जीएफसी में चला गया ना. क्लियर है. वो डीएफसी में कब आएगा, मर जाएगा. क्लियर है, आना सबको वही है. एंड इन नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल लाइक कॉकरोच, क्रो, ओमनीवोरस है. क्लियर है, आर ओमनीवोरस. दीज नेचुरल इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन क्या बनाते हैं, फूड वेब. यहां पर एक चीज समझो ध्यान से, ये कह रहा है कि कॉकरोच और हमारे पास दूसरा क्या लिख रहा है, क्रो, ओमनीवोरस. इसका मतलब ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल. यस, ठीक है. आगे देखें, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई प्लेस इन नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी. इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल, उसके फंक्शन को बोल रहे हैं. ठीक है. अब देखो ध्यान से, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन है, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर सेकंड पे. उसके बाद द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज करती है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे. क्लियर. when any organism die it convert into to serve as energy source for decomposers. अब यहां पर स्टैंडिंग क्रॉप अब लिख चुके हैं ऑलरेडी. कहां लिखा है, स्टार्टिंग में पढ़ लो. स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप इज अ मेजर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोमास और द नंबर इन यूनिट एरिया. मान लो आप ट्री के नंबर काउंट कर रहे हो, सही है, इसको आप बायोमास में कर सकते हो, तो फ्रेश और ड्राई वेट में. क्लियर है, सही है. अब ये मेरे पास 10% लॉ है, इसको लिख लो क्योंकि यहां से वो क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, 10% लॉ जो है हमारे पास, हाँ भाई 10% लॉ लिख लो, इसी के नीचे जो अपने नोट्स लिखे थे. बेटा टाइम नहीं हुआ अभी, क्यों परेशान हो रहे हो, कहाँ क्या टाइम हो रहा है, आपकी क्लास 1 से 3 है ना, तो कहाँ टाइम हुआ देखो, 50 हो गया. इधर आ, इधर आ, तुम आ जल्दी आ.
अब मैं दिखाता हूँ तुझे। हाँ, तारे दिखाता तुझे दिन में, नालायक। ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। लॉस हो जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सुन लो ध्यान से। इसीलिए इसीलिए फूड चेन ऑफ मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल रेयर है। यस, फूड चेन ऑफ मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल क्या है, रेयर है। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। कल सुबह एक लॉजिकल पिरामिड पढ़ेंगे और बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ड्राई वेट, बच्चे फ्रेश वेट क्या होता है ना, एक प्लांट को भी बारिश हुई है तो फ्रेश वेट ज्यादा आएगा, सेम प्लांट का कल अलग आएगा, ठीक है। सही है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, कल सुनो ध्यान से, एक चीज सुने ध्यान से। कोई मेन्यू नहीं है। हाँ? सुनो ध्यान से जा रहे। हाँ? अपना काम है तो काम कर, मैंने कब रोका तेरे को। मेन्यू नहीं है भाई कुछ, ज्यादा ज्यादा समोसा खिला सकता हूँ। हाँ। एक मिनट, कल डाइवर्सिटी खत्म करेंगे, ठीक है। एक आपका वो फिंगरप्रिंटिंग और एक टिश्यू कल्चर, वो आपको मिल जाएगा वीकेंड तक। बेटा तू समझ क्यों नहीं, नहीं होगा, टाइम नहीं बनेगा कल, मान मेरी बात। बच्चे मैंने मंथन में भी नहीं कराया, रिकॉर्डेड दे रहा हूं। मंथन ऑनलाइन में नहीं कराया, तू देख चेक तो कर, लाइव कराया मैंने। ऑनलाइन समझ नहीं आता, कैसी बात कर रही है। अरे मैं कराऊंगा, उसको शांति रखना। एक टॉपिक के लिए तुम लोग कैसे कर रहे हो बताओ। अब एक चीज जोड़ो जरा, बायोमोलिक्यूल के 12 लेक्चर हटा दो, मेरा 10 तारीख को खत्म है। माइक्रोब्स का कोई डाउट होगा कल ले आना, कल मैं यहाँ क्लास के बाद 1-1.5 घंटा रुकूंगा, क्लास के बाद 1-1.5 घंटा होऊंगा मैं यहाँ पे।
मेरा पता है 2 साल मेरा मेरा मेरे साथ सबका है बता देना कि मेरा 2 साल पीछे का ज्यादा एज है पता है क्या मैं 2 साल मार्क्स का एज वाला अभी तक पानी नहीं अभी तक पानी नहीं ज्यादा नहीं रहेगा एक दिन में बन जाएगा नहीं जाके वापस आया मेरे साथ कुछ भी नहीं है एक दिन मेरा साथ ले जाए चेक करिए आप कहाँ से होता है अरे क्या कर रहा है ठीक है नहीं
डांटेंगे सब मतलब ये तब तक हम ही लिखेंगे कौन जो जानता है नीट निकालेंगे बाजार से बड़ा सा बैनर लगा देगा चौराहा पे रैंक वाला ये देखते रहेगा सब कोई अरे पेपर पेपर में आना है पेपर पेपर में आने पर कमेंट पेपर में आना है हाँ इससे नहीं वो है तो बना लिया ना जल्दी फॉर्म पर इतना दे दे देखिए ये कुछ करना सपोर्ट नहीं है